हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को ये जो दिवाली का पर्व है, ये आपके जीवन में नई खुशियां, नई उमंग लेके आए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करे, आपके घरों में खुशियां भरे, और आपका जो जीवन है वो इसी तरीके से खुश खुशहाल बना रहे। तो आपको, आपके परिवार को एक बार फिर से हमारी तरफ से, ओकुल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। अच्छे से दिवाली मनाएं, खुद का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का, अपने आसपास के जनों का भी ध्यान रखें, सेफ रहें और अच्छे से इस त्यौहार को एंजॉय करें। तो 31 अक्टूबर 2024 का दिन है, थर्सडे का दिन है। तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं, आज का एनालिसिस देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि हमारा जो ये सी सेट का लाइव क्लासेस का जो बैच है, ये आज इसका एनरोलमेंट बंद हो जाएगा। तो आप में से जो भी लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर कुछ लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। ओनली 999 में आपको ये बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट्स है, कोई आपके मन में किसी भी तरीके के कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, 9150449990। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके मन में क्वेरी होगी, उसको हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं, और आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प अगर हो रही है, कुछ फ़ायदा इन वीडियोस से हो रहा है, तो प्लीज़ ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा बहुत हमारी भी हेल्प होगी। और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों के लिए ही रहेगा, कि आप लोगों के लिए ये जो सेशंस हैं, ये इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। आई होप क्लियर है। चलिए, तो प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को निगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोशिश करें कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट आप लोग ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये QR कोड और UPI ID दी गई है। तो दोनों ही आपके पास ऑप्शन है। इधर आप वीडियो को पॉज करके इस QR कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं, कुछ भी अमाउंट जो आप चाहें, और या फिर इस UPI ID को नोट करके इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलेंगे और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो दिस इज़ आवर टुडेज़ न्यूज़पेपर। अच्छा, कल न्यूज़पेपर नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि आज जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर में, उनके ऑफिस में भी आज छुट्टी होती है, ऑफ होता है, हॉलीडे होती है ड्यू टू दिवाली। तो कल न्यूज़पेपर एडिशन नहीं आएगा। तो वी विल मीट नेक्स्ट ऑन सेकेंड ऑफ नवंबर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर्स में डिसंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू हुई थी, वो 2 पॉइंट्स पर कंप्लीट हो चुकी है। और अब यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है वो शुरू होगी। और ये बेसिकली दो एरियाज़ की जिनकी बात की जा रही है, वो हैं डेप्सांग प्लेन्स और जो डेमचौक एरियाज़ है, ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख के रीजन्स की बात हो रही है। वहाँ पर ये जो दो जगह हैं, यहाँ पर डिसंगेजमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और अब यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है वो वापस से शुरू होगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल है कि 2023 में भारत में ये नोट किया गया कि जो ट्यूबरकुलोसिस या TB के मामले हैं, उनमें केसेस भी कम आए हैं और डेथ्स भी कम हुई हैं। लेकिन टारगेट जो है वो अभी भी काफ़ी दूर है, विच इज़ टू बी अचीव्ड, ऐसा WHO की रिपोर्ट में कहा गया है। तो इस आर्टिकल को हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं।
ये बेसिकली सेकंड पेज वाला आर्टिकल उसी का कंटिन्यूएशन है, उसको भी देखेंगे। इसके बाद बीच के पेजेस में ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं है। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ एक्सप्लेन पेज पर। और आज बेसिकली 31 अक्टूबर है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जन्म जयंती होती है, विच इज़ सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूनिटी डे। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सप्लेन पेज पर 3 आर्टिकल्स की। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले जब हरियाणा में चुनाव हुए थे, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने हार के बाद ये आरोप लगाए थे कुछ ईवीएम मशीन्स के ऊपर कि उनकी जो बैटरी है वो 99% चार्ज्ड है और उन मशीनों में कांग्रेस जो है वो हार रही है। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पर क्या पूरा का पूरा ये मामला है और इलेक्शन कमीशन ने क्या इसमें अपनी सफाई पेश की है, मतलब अपना जवाब दिया है, तो वो बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे वेदर पैटर्न की जिसकी वजह से स्पेन में फ्लैश फ्लड्स आए हैं, दैट इज़ नोन एज डाना, DANA। अभी आपको याद होगा डाना नाम का एक साइक्लोन भी आया था इधर उड़ीसा में, उसकी बात नहीं हो रही है। फ्लैश फ्लड्स एक वैसा वेदर पैटर्न है जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आते हैं स्पेन में, उसकी बात यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर फैसला आया है एक चाइल्ड मैरिज को लेकर, और इसमें वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो बियॉन्ड जस्ट पनिशमेंट, तो सिर्फ पनिशमेंट से आगे जाना क्यों ज़रूरी है, मतलब द पनिशमेंट इज़ नॉट दी ओनली रेमेडी, इस तरीके की बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे आज के जो 4 आर्टिकल्स हैं इनके ऊपर हम फोकस रखेंगे। बट आर्टिकल्स पर चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये भी बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स 2025 यूपीएससी के प्रीलिम्स 2025 के लिए फोकस कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास एक इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ जो है वो होनी चाहिए, जिसमें जनरल स्टडीज़ है सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आपको करंट अफेयर्स मिल जाता है 16 महीने का टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में, और आपको CSET मिल जाता है। ठीक है, तो टोटल 91 टेस्ट हैं, 849 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आप इनमें से जिस भी टेस्ट सीरीज़ में चाहें एनरोल कर सकते हैं और ज़रूर करें, है ना। इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ मोस्ट अफोर्डेबल है, तो आपको इससे हेल्प होगी। इसके बाद अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो दिस इज़ अवेलेबल ओनली एट 699 रुपीज़। टोटल 81 टेस्ट हैं, अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ जनरल स्टडीज़ चाहिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, तो आप इसमें एनरोल करें, ओनली अवेलेबल एट 449 रुपीज़। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं तो अवेलेबल है ओनली एट 299 रुपीज़, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ CSET के टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं, जिसमें आपको CSET के 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं ओनली एट 249 रुपीज़। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, ये सभी हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। अगर आपको किसी में भी मतलब किसी भी टेस्ट सीरीज़ को ढूंढने में कोई दिक्कत आती है, कोई इशू होता है, या फिर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर ये नंबर जो दिया गया है व्हाट्सएप का 9150449990, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको यहाँ के थ्रू हम लोग असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग आर्टिकल्स पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो देखिए, ये है सबसे पहला आर्टिकल, इंडिया सॉ डिप इन TB केसेस एंड डेथ्स इन 2023 बट टारगेट स्टिल फार, WHO की रिपोर्ट में ये कहा गया है। तो जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ TB केसेस हैं, ट्यूबरक्लोसिस के केसेस हैं और डेथ्स हैं 2023 में, उसमें स्लाइट डिक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, उसमें कुछ गिरावट आई है, बट जो एलिमिनेशन टारगेट्स हैं वो अभी भी काफ़ी दूर है, ऐसा ग्लोबल TB रिपोर्ट जिसको WHO ने रिलीज़ किया है उसने ये चीज़ बताई है। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, कभी कभार इस तरीके के क्वेश्चंस भी UPSC पूछता है, हालांकि हाल फिलहाल के सालों में कम हो गए हैं, पहले बहुत पूछता था कि ग्लोबल TB रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इट इज़ पब्लिश्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है कि ग्लोबली 82 लाख पीपल वर डायग्नोज्ड विद TB लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल यानी कि 2023 में पूरे दुनिया में अगर हम बात करें तो 82 लाख लोग जो हैं उनमें TB का डायग्नोज हुआ था, और हाईएस्ट नंबर रिकॉर्डेड सिंस दी
WHO बिगेन मॉनिटरिंग इन 1995, और जब से WHO ने मॉनिटर करना शुरू किया है 1995 से, तब से ये किसी एक साल में डायग्नोज होने वाले सबसे बड़ी संख्या है। और 12.5 यानी कि 12.5 लाख लोगों की डेथ हुई थी, मेकिंग टीबी द वर्ल्ड्स टॉप इन्फेक्शियस डिजीज़ किलर ओवरटेकिंग कोविड-19। और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ किलर बन चुका है। कोविड-19 को भी इसने ओवरटेक कर लिया है। 2022 में 74.6 लाख केसेस थे और 11.3 लाख डेथ्स थी। तो मतलब अगर आप इसको ऐसे देखें तो 2023 में इंडिया में केसेस भी कम है, डेथ्स भी कम है, बट ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड की बात करें, ग्लोबल लेवल पर बात करें, तो 2023 में केसेस भी बढ़े हैं, क्योंकि 2022 में 74 लाख के आसपास थे, 2023 में ये बढ़ के 82 लाख हो गए हैं। और डेथ की अगर हम बात करें तो 2022 में 11.3 लाख डेथ्स थी, जो कि 2023 में बढ़ के 12.5 लाख हो गई है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ध्यान रखिएगा। अब इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है सॉ एन एस्टिमेटेड 28 लाख टीबी केसेस। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है वो 28 लाख टीबी केसेस और 3.25 लाख से 3.25 लाख से थोड़ा कम 3,15,000 डेथ्स जो है वो पिछले साल देखी गई। एंड ये 2022 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि 2022 में 28.2 लाख केसेस थे और 3.31 लाख डेथ्स थी। तो मैंने आपको वही बताया कि ग्लोबली 2022 से 23 जाने में केसेस भी बढ़े हैं, डेथ्स भी बढ़ी हैं, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो 2022 से 23 जाने में केसेस भी कम हुए हैं और डेथ्स भी कम हुई हैं। ठीक, इसके बाद आगे लिखा है कि 2015 से लेकर 2023 के बीच में इंडिया में टीबी केसेस में 18% की गिरावट आई है। ठीक है, 15 से लेकर 23 के बीच में। लेकिन जो WHO का टारगेट है 50% रिडक्शन का 2025 तक, ये अभी भी बहुत दूर है ये टारगेट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम टीबी की डेथ की बात करें तो ये इसी सेम पीरियड के दौरान, यानी कि 2015 से लेकर 2023 के बीच में, इसमें 24% की गिरावट आई है, एंड फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 75% रिडक्शन टारगेट सेट फॉर 2025। ठीक है, तो इसमें 24% की गिरावट है और इसका जो टारगेट है वो 75% रिडक्शन का है, तो उससे तो ये अभी भी काफ़ी दूर है। ये फाइंडिंग्स क्रूशियल हैं स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा हुआ है 2025 तक का। हालांकि ग्लोबल टारगेट जो है वो 2030 तक का है, लेकिन इंडिया ने और ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट लिया हुआ है टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। केसेस में कमी ज़रूर हो रही है, बट 2023 के केसेस के हिसाब से अगर हम बात करें 28 लाख केसेस हैं, तो वो इतनी जल्दी 2025 तक पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे देखें। Importantly, India is estimated to have accounted for 27% of the world cases of multi-drug resistant TB। जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, मतलब जिसमें दवाई का भी बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, उस तरीके के केसेस जितने दुनिया में हैं उसमें से 27% केसेस भारत में है। ठीक है, अब ये इस तरीके के केसेस होते हैं क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट है तो इनको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। इसमें जो थेरेपी है, जो इलाज है, वो काफ़ी लंबा चलता है। और प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं वो उनके फैलने का खतरा रहता है, क्योंकि देखो अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी हुई है जिसके ऊपर दवाइयाँ असर कर रही हैं तो उस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है। बट अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही, विच हैज़ बिकम रेजिस्टेंट और ड्रग रेजिस्टेंट रादर, तो उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए ये एक खतरा है कि ये जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं, मतलब जिनके ऊपर दवाइयों का असर नहीं होता, कि वो फैल ना जाए। अगर वो फैल गए तो फिर उनको ट्रीट करना बड़ा ही मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव डेटा पॉइंट जो सामने आया है वो ये है कि द गैप बिटवीन एस्टिमेटेड केसेस एंड केसेस डायग्नोज्ड हैज़ बीन नैरोइंग। ये एस्टिमेटेड केसेस और जितने केसेस को डायग्नोज किया गया है उनके बीच का अंतर कम हो रहा है। डायग्नोज्ड केसेस की अगर हम बात करें तो जहाँ वो 2022 में 24.2 लाख हुआ करते थे, वो 2023 में बढ़ के 25.2 लाख हो गए। मतलब डायग्नोसिस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, थेरेपी नहीं दे सकते, है ना। तो डायग्नोस होना जो है वो ज़रूरी है। अब इस डेटा के अनुसार इंडिया जो है नॉट ओनली डायग्नोज्ड
more TB cases but also initiated treatment for 85% of those diagnosed. तो भारत में सिर्फ डायग्नोसिस ही ज़्यादा नहीं हुआ है, बल्कि जितनों का डायग्नोसिस हुआ है उसमें से 85% का जो है वो ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है। और ऐसे 30 देश जिनमें टीबी का जो बर्डन है वो सबसे ज़्यादा है, इंडिया इज़ अमंग द 7 दैट हैव ओवर 80% ट्रीटमेंट कवरेज। तो उन 30 देशों में से भारत जो है वो ऐसा 7वां देश है जहाँ पर 80% से ज़्यादा ट्रीटमेंट कवरेज है। ठीक है, ये ऐसे देशों की बात हो रही है जहाँ पर टीबी का बर्डन जो है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब जहाँ पर केसेस वगैरह सबसे ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा डायग्नोज होते हैं। द टू कंट्रीज दैट मेड द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशंस to the global rebound in the reported number of people newly diagnosed with TB in 2022 and 2023 were India and Indonesia, which together accounted for 45% of the increase between 2021 and 2023. ठीक है, यानी कि दो ऐसे देश जहां पर सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है या जो डायग्नोसिस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, वो कौन से देश हैं? इंडिया और इंडोनेशिया। इस रिपोर्ट में कुछ चैलेंजेस का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि फंडिंग की कमी। ठीक है, सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल इन फंडिंग। तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो सिर्फ 5.7 बिलियन यूएस डॉलर जो है टारगेटेड, तो है ये है 22 बिलियन यूएस डॉलर्स, सिर्फ इतना ही अवेलेबल है टीबी के एफर्ट्स को लेकर 2023 में। तो फंडिंग की बहुत कमी है। अब ग्लोबल फंडिंग फॉर टीबी प्रिवेंशन एंड केयर ये 2023 में और कम हो जाती है और टारगेट से काफ़ी नीचे रहती है। और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ जहाँ पर टीबी के बर्डन 98% है, फेस्ड सिग्निफिकेंट फंडिंग शॉर्टेज। तो वहाँ पर फंडिंग की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो टीबी फंडिंग है सीन अ डिक्लाइन। अब ये जो वैल्यूज़ दी हुई है ना, ये वैल्यूज़ आपको एग्जैक्टली याद नहीं रखनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फंडिंग। तो ग्लोबली भी है और इंडिया में भी है। तो इंडिया में अगर बात करें तो 432.6 मिलियन जहाँ फंड्स अवेलेबल होते थे, मिलियन डॉलर्स 2019 में, वहीं ये कम होके 2023 में सिर्फ 302.8 मिलियन यूएस डॉलर्स रह चुके हैं। डोमेस्टिक फंडिंग भी 345.9 मिलियन से गिर के 253 मिलियन रह चुकी है। और इंटरनेशनल फंडिंग की अगर हम बात करें तो ये भी डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, इंटरनेशनल फंडिंग जो है वो भी 86.7 मिलियन यूएस डॉलर से कम होके 49.8 मिलियन यूएस डॉलर हो गई है इस पीरियड के दौरान। डोमेस्टिक फंडिंग में शार्प फॉल देखने को मिला है ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक के समय में उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल फंडिंग की तो इंटरनेशनल फंडिंग जो है वो उस दौरान थोड़ा सा बढ़ी है। अब इस रिपोर्ट में पहली बार एस्टीमेट प्रोवाइड किया गया है ऑफ कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ कॉस्ट इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड्स ड्यू टू टीबी। ठीक है, कि मतलब जिन परिवार में किसी व्यक्ति को टीबी होता है तो उन परिवारों को कितना खर्चा उठाना पड़ता है, तो उसका भी यहाँ पर एस्टिमेट किया गया है। पहली बार उसको कहा गया है कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ कॉस्ट, और इसको ऐसे डिफाइन किया गया है एज स्पेंडिंग ओवर 20% ऑफ द हाउस होल्ड इनकम ऑन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कि जितना भी कोई परिवार कमा रहा है उसका अगर 20% से ज़्यादा, ठीक है, डायग्नोसिस में या ट्रीटमेंट में लग रहा है तो उसको कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ कॉस्ट कहा जा रहा है। तो ग्लोबली among the households with TB patients 49% faced catastrophic cost। तो यानी कि दुनिया में अगर जो भी ऐसे परिवार हैं जहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति टीबी का पेशेंट है, तो ऐसे परिवारों में 49% ऐसे हैं जहाँ पर कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट को वो फेस कर रहे हैं। मतलब ऐसे 49% परिवार हैं जिनमें क्या हो रहा है कि उनके परिवारों की जितनी इनकम है उसका 20%, मिनिमम 20% या उससे ज़्यादा उस टीबी वाले पेशेंट के बीमारी के डायग्नोसिस में, उसके ट्रीटमेंट में खर्च हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ कॉस्ट। तो पहली बार इस चीज़ का भी जो है वो एस्टिमेट यहाँ पर किया गया है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़े हैं तो टीबी बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो प्राइमरीली लंग्स को इफ़ेक्ट करता है और इट रिमेन्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। दुनिया की वन ऑफ द डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और ये जनरली जो पुअर हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, जो अंडर नरिश्ड हैं, कुपोषित जो हैं, उनको ये ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। इसीलिए आप देखेंगे कि जो थोड़ा सा
लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पर टीबी के केसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पर वही है, अंडर नरिश्ड लोग हैं, पुअर लोग हैं, है ना, तो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो इसको आप लोग जीएस पेपर 3 में ले सकते हैं, हेल्थ साइंस एंड टेक में, जहाँ पर हम लोग हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कि वाई सम हरियाणा ईवीएम्स शोड 99% आफ्टर काउंटिंग। ठीक, देखो, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे यानी कि 2 दिन पहले कांग्रेस के जितने भी आरोप थे कि वोटिंग, मतलब जो अभी असेंबली के पोल्स हुए हैं, जो असेंबली के चुनाव हुए हैं, हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं रिसेंटली, वहाँ पर वोटों की गिनती में कुछ इरेगुलरिटीज़, कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, इस तरीके के आरोप कांग्रेस ने लगाए थे और इलेक्शन कमीशन ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। अब यहाँ पर कांग्रेस के क्या आरोप थे देखिए, तो वोटों की गिनती जो है वो हरियाणा के चुनाव के लिए 8 अक्टूबर को होती है, 5 अक्टूबर को वहाँ पर वोटिंग थी, 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होती है। एंड बीजेपी हेडेड टू अ समवट अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, क्योंकि वहाँ पर माना जा रहा था, या जिस तरीके के भी एग्जिट पोल या ये सब कुछ दिखा रहे थे, तो वो कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, एक अप्रत्याशित जीत को बीजेपी को मिलती है। तो इसके बाद कांग्रेस ने जो है वो कंसर्न्स या चिंताएं जाहिर की काउंटिंग प्रोसेस, है ना, जो मतगणना की प्रोसेस है उसको लेकर, और पर्टिकुलरली कुछ ईवीएम्स की बैटरीज को लेकर, है ना, लगभग 20 कंस्टिट्यूएंसीज में इस तरीके की बातें सामने आई थी। अब कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है या जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज जयराम रमेश, इनका ये कहना है कि सम कांग्रेस कैंडिडेट्स हैड फ्लैग्ड दैट द पार्टी वाज विनिंग ऑन ईवीएम्स विद 60 to 70% बैटरी चार्ज। ठीक है, कि कांग्रेस के कैंडिडेट ने यह कहा कि जिन भी ईवीएम मशीन्स में 60 से 70% बैटरी चार्ज है उनमें कांग्रेस जीत रही है, लेकिन ऐसी ईवीएम मशीन्स जिनमें 99% बैटरी चार्ज है उनमें कांग्रेस हार रही है। ठीक है, उसी दिन कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये जयराम रमेश ने ये कहा कि पार्टी जो है, मतलब कांग्रेस पार्टी जो है, वो इन चुनाव के नतीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। अब इसके बाद कांग्रेस लीडर्स का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिलता है 9 अक्टूबर को, अपनी कंसर्न्स, अपनी चिंताएं जाहिर करने के लिए, और एक अपडेटेड मेमोरेंडम जो है वो 11 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन को सौंपा गया। अब इसमें कंप्लेंट्स में वही एलिगेशंस थे ईवीएम टेम्परिंग को लेकर, है ना, और एक केस में कंट्रोल यूनिट्स के रिप्लेसमेंट को लेकर भी बात की गई थी। और कांग्रेस का जो प्राइमरी सवाल, जो प्राइमरी क्वेश्चन था वो यही था कि हाउ कुड द ईवीएम बैटरी स्टिल बी 99% आफ्टर पोलिंग एंड काउंटिंग, कि किसी भी ईवीएम मशीन की जो बैटरी है वो पोलिंग होने के बाद, काउंटिंग होने के बाद अभी भी 99% कैसे बनी हुई है। अब इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया है, तो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे रिपोर्ट लेके, हरियाणा के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनसे रिपोर्ट लेके, इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के जो एलिगेशंस या आरोप हैं उनका जवाब ट्यूसडे को एक लेटर के थ्रू दिया। और लेटर जो है वो एड्रेस किया गया कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे। उस लेटर में इलेक्शन कमीशन ने कैटेगरिकली डिनाइड किया है कांग्रेस के बेसलेस एलिगेशंस। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जो आरोप हैं वो बिल्कुल बिना, विदाउट एनी बेस हैं, बिना निराधार हैं, और विच इट सेड हैड द पोटेंशियल टू कॉज टर्बुलेंस। और उसमें यह भी कहा गया कि वो ऐसे आरोप हैं जिनकी वजह से टर्बुलेंस पैदा हो सकती है, मतलब ज़बरदस्ती का हंगामा जो है वो हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं सभी 26 कंस्टिट्यूएंसीज़ के, जिनमें कांग्रेस कैंडिडेट्स ने कंप्लेंट फाइल की थी, उनमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी का कोई एविडेंस या सबूत नहीं मिला है। और उसमें ये कहा गया कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं इन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट्स की प्रेजेंस को भी रिकॉर्ड किया है या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रेजेंस को रिकॉर्ड किया है जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है ईवीएम्स को लेकर उस दौरान, जैसे कि पोलिंग से जब 4 से 6 से 8 दिन पहले जब ईवीएम्स कमीशन की जाती हैं, है ना, और जब नई बैटरीज ईवीएम के कंट्रोल यूनिट्स में इंस्टॉल की जाती हैं, उसके बाद जब पोलिंग होती है, जब काउंटिंग होती है, तो उसके दौरान या उसके बाद जब ईवीएम्स को सील किया जाता है, तो उस दौरान ये
इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स का ये कहना है कि वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो मौजूद थे। तो जब उनके सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं तो फिर गड़बड़ी होने का मतलब ही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अब इलेक्शन कमीशन ने अपने जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन है अपनी वेबसाइट में, उसको भी अपडेट किया है ना। कांग्रेस ने जो सवाल उठाए थे उन कुछ सवालों को एड्रेस करने के लिए, एंड दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हैज़ ब्रॉट टू द पब्लिक डोमेन डिटेल्स रिगार्डिंग द बैटरीज यूज्ड इन ईवीएम्स। ठीक है, तो इस वजह से पहली बार मतलब जब ये मुद्दा सामने आया है तो इस वजह से पब्लिक डोमेन में डिटेल्स आई हैं रिगार्डिंग द जो ईवीएम में बैटरी यूज़ होती हैं उसके लिए, द रीज़न फॉर दिस चॉइस कि इस तरीके की ही बैटरी क्यों यूज़ होती हैं, एंड जो ये बैटरी परसेंटेज ईवीएम के डिस्प्ले यूनिट में दिखता है इसका क्या मतलब है। तो ये सारी बातें जो है वो पब्लिक डोमेन में अब आ गई हैं। तो एक एक करके इनको अगर हम समझें तो सबसे पहले लिखा हुआ है एल्कलाइन सेल्स, चॉइस ऑफ एल्कलाइन सेल्स। तो ईवीएम के और जो वीवीपैट होता है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इन दोनों में के जो कंट्रोल यूनिट और वोटर वीवीपैट है, दोनों नॉन रिचार्जेबल, ठीक है, नॉन रिचार्जेबल एल्कलाइन सेल्स का यूज़ करते हैं एज देयर पावर सोर्स। ये प्राइमरी सेल्स जो हैं वो सेकेंडरी या रिचार्जेबल सेल्स से अलग होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स में जो सेल यूज़ होते हैं, जो बैटरी यूज़ होती है, उसमें रिपीटेड चार्जिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। दे आर नॉन रिचार्जेबल सेल्स। ठीक है, नॉन रिचार्जेबल बैटरीज ये होती हैं। ईवीएम की जो कंट्रोल यूनिट होती है उसका पावर पैक है 5 सिंगल यूज़ एल्कलाइन सेल्स का, जिसकी शेल्फ लाइफ होती है लगभग 5 साल की। और वीवीपैट में इस तरीके के 30 सेल्स जो हैं वो लगे होते हैं। अब ये जो सिस्टम है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि टू यूज़ पावर पैक ऑफ 5.5 वोल्ट्स टू 8.2 वोल्ट्स। ये 8.2 वोल्ट से लेकर 5.5 वोल्ट्स के बीच में ये सिस्टम काम करता है। अब इन्होंने इस तरीके की बैटरी क्यों चूज़ की है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ईवीएम क्योंकि एक स्टैंड अलोन यूनिट है, ठीक है, मेंट टू फंक्शन विदाउट एक्सटर्नल पावर सोर्स, तो इसलिए ये डिसाइड किया गया है कि इसमें रिचार्जेबल सेल का इस्तेमाल नहीं किया जाए। मोर ओवर जो एल्कलाइन बैटरीज़ हैं वो ऑपरेट कर सकती हैं इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती हैं, और इनका जो वोल्टेज आउटपुट है वो बहुत धीरे धीरे कम होता है, ग्रेजुअल डिक्रीज उसमें होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इस तरीके के सेल्स जो हैं उनका फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इमरजेंसी पावर बैकअप्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस में, मिलिट्री रेडियोज़ में और जीपीएस सिस्टम्स में। अब कुछ ईवीएम्स में 99% चार्ज पोलिंग के बाद क्यों दिख रहा है ना, तो उसकी अगर हम बात करें तो इसी ने इलेक्शन कमीशन ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो 99% शो हो रहा है ऑन द डिस्प्ले ऑफ द कंट्रोल यूनिट, इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी चार्ज जो है वो एक्चुअली 99% है। अब इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जब बैटरी का वोल्टेज 8.2 वोल्ट से 7.4 वोल्ट के बीच में आता है तो वो 99% ही दिखाता है। मतलब वो सिस्टम कुछ सही नहीं है, उसका मतलब ये है ना, क्योंकि 8.2 वोल्ट में भी वो 99% ही दिखा रहा है, 7.4 वोल्ट के बीच में अगर कुछ भी हो उनके उस रेंज के बीच में तो वो 99% ही दिखाएगा। इट इज़ ओनली once it drops below 7.4% that the actual battery life is displayed। तो 7.4% से एक बार वो कम हो जाए तब वो एक्चुअल बैटरी लाइफ दिखाना शुरू करता है, उसके बाद मतलब वो एक्चुअल कितना परसेंटेज है वो दिखाता है। और 5.8 से अगर वोल्टेज कम हो जाए 5.8 वोल्ट से, तो डिस्प्ले जो है वो फ्लैशेस करता है चेंज बैटरी साइन, तो उसमें एक साइन आता है कि बैटरी चेंज की जाए। और 5.5 वोल्ट से नीचे अगर बैटरी चली गई तो ईवीएम जो है वो काम करना बंद कर देती है। हालांकि जितना भी उसमें डेटा है वो इंटैक्ट रहता है, लेकिन वो काम करना बंद कर देता है। ऐसा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है। अब जो पावर पैक है कंट्रोल यूनिट का, दैट इज़ सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पावर कंजम्पशन ऑफ द ईवीएम ड्यूरिंग पोल डे एंड काउंटिंग डे। तो इसमें यही कहा गया है कि कंट्रोल यूनिट का जो पावर पैक है वो इतना सफिशिएंट है या इतना पर्याप्त है कि जो पावर कंजम्पशन है ईवीएम की, चाहे वो इलेक्शन के दिन की बात हो या काउंटिंग के दिन की बात हो, तो उसमें उसकी जो पावर रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी उसके हो जाती है। वोल्टेज जो है वो बहुत धीमे धीमे गिरती है जब कैपेसिटी हाई होती है, लेकिन जब द बैटरी कैपेसिटी रिड्यूसेस बिलो अ थ्रेशोल्ड, वो एक लिमिट से कम हो जाती है तो फिर वो बहुत तेज़ी से गिरना शुरू होती है। जैसे अगर हम बात करें तो
अगर लाइटर करंट लोड है, जैसे कि अगर सिंगल बैनेट यूनिट लगी हुई है या 1000 से कम वोल्ट अगर कहीं पर पड़े हैं, तो जो बैटरी का ड्रेन है, मतलब जो बैटरी कम हो रही है, डिक्रीज हो रहा है बैटरी के लेवल में, वो काफ़ी हल्का रहता है और आउटपुट वोल्टेज 7.4 वोल्ट से कम नहीं होगी। तो इसीलिए अगर वो 7.4 से कम नहीं हुई है, 8.2 उसका मैक्सिमम है, तो फिर वो 99% ही दिखाएगी, ऐसा इनका कहना है ना। इसीलिए इन्होंने ये कहा है कि ईवीएम्स जो है मे हैव डिस्प्लेड 99% बैटरी लाइफ इवन आफ्टर काउंटिंग। ईवीएम का जो पावर पैक है वो 4 बैलेट यूनिट्स तक सपोर्ट कर सकता है और एक कंट्रोल यूनिट तक, जिसमें 2000 तक वोट्स जो हैं वो कास्ट किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि ईवीएम डज नॉट कंज्यूम एनी पावर ड्यूरिंग द लॉन्ग स्टोरेज पीरियड अनलाइक मोबाइल फोन्स। ठीक है, कि जो स्टोरेज पीरियड होता है, जैसे पता है ना आपको कि वोटिंग हो जाने के बाद अचानक से तो काउंटिंग होती नहीं है। जैसे लोकसभा के चुनाव की आप बात करें तो 7 फेजेस में हुए थे। अब जहाँ फर्स्ट फेज़ के चुनाव हुए तो वहाँ लगभग फर्स्ट फेज़ के चुनाव हुए थे आई थिंक अप्रैल में, है ना, और काउंटिंग हुई है 4 जून को। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि अप्रैल टू मई, और उसके बाद मतलब लगभग 50 दिन के आसपास, है ना, 50-55 दिन के आसपास, 45-50 दिन के आसपास। तो उतने दिन तक वो ईवीएम्स को कहाँ रखा जाता है? उन ईवीएम्स को एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। तो उस दौरान की ये बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग दैट टाइम ईवीएम जो है वो किसी भी तरीके की पावर कंज्यूम नहीं करता, है ना। मोबाइल फ़ोन्स में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स जो है वो हमेशा कनेक्टेड टू द मोबाइल टावर्स रहते हैं, irrespective of whether they are in use, and thus see a continuous drain of the battery। ठीक है, तो कंटिन्यूस ड्रेन ऑफ द बैटरी मोबाइल में इसलिए होता है क्योंकि वो हमेशा मोबाइल टावर्स के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, भले ही उनका यूज़ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। तो वैसे एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर जो ये मोबाइल से कंपैरिजन किया है वो सिर्फ इस वजह से नहीं है। अगर आप एक चीज़ ट्राई कीजिएगा कि आपका जो मोबाइल है उसको आप फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। ठीक है, आप फ्लाइट मोड उसमें ऑन कीजिएगा, तो फ्लाइट मोड ऑन करने के बाद तो फिर वो मोबाइल टावर से कनेक्टेड नहीं है ना। बट उसके अंदर फिर और जो भी फंक्शंस हैं, और अगर आप उसके फंक्शंस को, मतलब जो भी उसमें ऐप्स वगैरह हैं या जो भी उसकी स्क्रीन टाइम है या जो भी, अगर आप उसको मिनिमम भी रखेंगे, आप उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, है ना, बट स्टिल उसकी बैटरी जो है वो ड्रेन होगी। मोबाइल फ़ोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पर इनका कहना है कि ईवीएम्स में ऐसा नहीं होता। अब ठीक है, जो कह रहे हैं मानना मान लेते हैं। तो एनी बैटरी चेंज इन एन ईवीएम is done only in the presence of candidates polling agents and is recorded in a prescribed form। तो अगर ईवीएम में किसी भी तरीके का कोई बैटरी में बदलाव हो किया जाता है तो वो सिर्फ जो कैंडिडेट या प्रत्याशी के जो पोलिंग एजेंट है उनकी प्रेजेंस में किया जाता है, और उसको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रिकॉर्ड भी किया जाता है कि ये बैटरी जो है ईवीएम की बदली गई है। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए। तो ये मुद्दा एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि जो हरियाणा चुनाव का ये मुद्दा था ईवीएम्स का 99% बैटरी का, ये मुद्दा खत्म। ठीक है, दिस इशू इज़ गॉन, क्योंकि ख़त्म हो गया, जवाब दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, अब बात खत्म। अब इसके बाद क्या होना है? कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, इसको आप पॉलिटी में ही लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस वाले आर्टिकल की कि व्हाट इज़ डाना, दैट इज़ अ वेदर पैटर्न दैट कॉज्ड फ्लैश फ्लड्स इन स्पेन। देखो, स्पेन में क्या हुआ है, सदर्न और ईस्टर्न स्पेन में बहुत तेज़ बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, टॉरेंशियल रेन्स हुए हैं जो शुरू हुए हैं मंडे के दिन, मंडे की रात में बेसिकली। और इसकी वजह से कई सारे शहर, कई सारे गांव जो हैं वो डूब गए हैं, कई सारी रोड्स का संपर्क आपस में कट गया है, और इसकी वजह से डेडली वहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं और मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को ये एडवर्सली इफ़ेक्ट कर रहा है। कुछ प्लेसेस में ये बताया गया है कि जितनी बारिश एक महीने में होती है उतनी बारिश वहाँ पर एक दिन में हुई है। जैसे एक जगह बताई है एंडालूसिया, वहाँ पर बताया गया है कि 4 टाइम्स रिसीव्ड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ रेन इट यूजुअली सीज इन ऑल ऑफ अक्टूबर, कि जितनी बारिश वहाँ पर अक्टूबर के पूरे महीने में होती है उसकी 4 गुना बारिश सिर्फ 24 घंटे में हो गई है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर 150 से 200 लीटर बारिश हुई है 2 घंटे में, और रेनफॉल जो है वो अभी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 1-2 दिन और चलेगी। अब इसके बाद ये जो वहाँ पर इस तरीके का सैलाब आया है, इसके पीछे
क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? एक एनुअल वेदर फिनोमेना है जिसको कहा जाता है गोटा फ्राया, ठीक है, या गोटा फ्राया ये हो सकता है कि वहाँ का टर्म हो स्पेनिश, वैसे इसका नाम होता है कोल्ड ड्रॉप, एंड दिस इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज डाना, ठीक है। डाना का भी जो स्पेनिश एक्सप्रेशन है, एक स्पेनिश एक्रोनिम है, दैट इज डेप्रेशन एस लाडा एन निवेलिस एल्टोज, या इसका मीनिंग है कि आइसोलेटेड डिप्रेशन एट हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है। इसकी वजह से ये एक वेदर फिनोमेना है, एनुअल वेदर फिनोमेना, उसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा बारिश वहाँ पर हो रही है। तो अब ये होता क्या है, अब ये डाना टेक्स प्लेस व्हेन कोल्ड एयर डिसेंड्स ओवर द वार्म वाटर्स ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, कि नीचे जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, उसका पानी गर्म होता है, तो उसके ऊपर जब जो कोल्ड एयर है जब वो डिसेंड करती है तब ये फिनोमेना बनता है ना। इसकी वजह से होता क्या है कि एटमॉस्फेरिक इनस्टेबल हो जाता है, कॉजिंग हॉटर एंड मॉइस्ट एयर ऑन द सरफेस ऑफ द सी टू राइज क्विकली। जो सरफेस के ऊपर, सी सरफेस के ऊपर जो क्या होती है, मॉइस्ट एयर है, हॉटर मॉइस्ट एयर, वो ऊपर की तरफ को उठना शुरू करती है, और इसकी वजह से डेंस और टावरिंग क्लाउड्स बन जाते हैं कुछ ही घंटों में, और इन क्लाउड्स की वजह से फिर पार्ट्स ऑफ द स्पेन में बहुत तेज़ बारिश होती है। अब ये जो वेदर पैटर्न्स हैं ये पोलर जेट स्ट्रीम की से रिलेटेड है, ठीक है। पोलर जेट स्ट्रीम आपको पता है कि जो हाई लेवल ऑफ द ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर मतलब हमारी जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें से लोवेस्ट लेयर है, उसके हाई लेवल में जो ये पोलर जेट स्ट्रीम चलती हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। और पोलर जेट स्ट्रीम जो है वो वेस्ट टू ईस्ट सर्कुलेट करती हैं, और ये कोल्ड पोलर एयर को वार्म ट्रॉपिकल एयर से अलग रखती है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि अब पॉकेट ऑफ कोल्ड एयर वो इस पोलर जेट स्ट्रीम से अलग होके जो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर वार्मर एयर है उससे कोलाइड कर जाती है, उसकी वजह से ये कोल्ड ड्रॉप होता है, ठीक है। आपने जनरली देखा होगा कि जैसे अगर इसको इस तरीके से अगर हम बनाएं कि सपोज कर लीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, तो आपने इस तरीके से देखा होगा कि इस तरीके से जो है ये पोलर जेट स्ट्रीम्स चलती हैं। अब पोलर जेट स्ट्रीम चलती हैं तो यहाँ ये ऊपर आपको पता है कि पोलर रीजन है, तो पोलर रीजन है तो यहाँ की जो हवा होगी वो ऑब्वियसली क्या होगी, ठंडी होगी, कोल्ड एयर होगी यहाँ पर, है ना। और जो नीचे का एरिया है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वार्म एयर होगी, है ना, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रॉपिकल रीजन मान लीजिए। तो अब क्या होता है कि जो पोलर एयर है या जो पोलर एरियाज़ की कोल्ड एयर है वो इन जेट स्ट्रीम्स की वजह से ऊपर ही रहती है, वो जनरली इससे मिलती नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोल्ड एयर जो है ये पोलर जेट स्ट्रीम्स को ब्रेक करके या इसके थ्रू सेपरेट होके ये जो नीचे की वार्म एयर है ये उससे टकरा जाती है, और टकराने की वजह से ही ये जो फिनोमेना है दैट इज़ कोल्ड ड्रॉप ये होता है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा गया है कि इज़ डाना बिकमिंग मोर इंटेंस, क्या ये ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है। तो फिनोमेना जो है वो कॉमन अकरेंस है, ठीक है, ये हर साल होता है लगभग स्पेन में, और जब ऑटम का ऑनसेट होता है या स्प्रिंग आता है उस समय वेस्टर्न मेडिटेरेनियन में, तो उस समय ये जनरली देखने को मिलता है। हालांकि एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये सजेस्ट करते हैं कि कोल्ड ड्रॉप्स जो हैं वो अब ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी पिछले कुछ सालों में बढ़ गई है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो भी अब बड़े एरिया में हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ये बताया गया है कि पहले से जो बारिश होती थी कोल्ड ड्रॉप की वजह से वो सिर्फ कोस्ट में होती थी, ठीक है, लेकिन अब ये शहरों में भी होने शुरू हो गई है, और पहले इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं होती थी, अब ये अबंडेंट रेनफॉल हो रही है। अब दिस इज़ हैपनिंग पार्टली बिकॉज ऑफ सोरिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, एक तो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वार्मर एयर कैन रिटेन मोर मॉइस्चर विच इन टर्न रिजल्ट्स इन मोर इंटेंस रेनफॉल, क्योंकि जो वार्मर एयर है मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेंगे तो एयर उतनी ज़्यादा वार्म होगी, और एयर अगर वार्म होती है तो उसकी जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उस वजह से वो फिर और ज़्यादा बारिश उससे होती है। अब जो सी सरफेस टेम्परेचर पर जो राइज होता है मेडिटेरेनियन सी में हैज़ ऑल्सो एक्सेसरबेटेड द सिचुएशन, जो सी सरफेस टेम्परेचर का राइज हो रहा है मेडिटेरेनियन सी में उसकी वजह से भी ये जो स्थिति है, जो हालात है वो और ज़्यादा
ख़राब हो रहे हैं। अगस्त के महीने की अगर हम बात करें तो सी टच्ड इट्स हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था आज तक का। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि फिर इस तरीके के जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमेनाज हैं दे आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसको आप लोग एनवायरनमेंट में ले सकते हैं, क्लाइमेट रिलेटेड इशू है। ठीक है, या ज्योग्राफी में भी ले सकते हैं, वैसे क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है ही, क्योंकि टेम्परेचर्स वगैरह बढ़ रहे हैं, वार्मिंग बढ़ रही है उस वजह से। या थोड़ा बहुत पोलर जेट स्ट्रीम का जिक्र है तो यू कैन टेक इट इन ज्योग्राफी एज वेल, क्लाइमेटोलॉजी में, है ना। चलिए, तो इसके बाद अब ये वाला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, लास्ट आर्टिकल है आज का, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन चाइल्ड मैरिज एंड वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो बियॉन्ड जस्ट पनिशमेंट। अब इसमें क्या लिखा गया है देखिए, यहाँ पर जो केस है दैट इज सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो जजमेंट डिलीवर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस महीने की शुरुआत में, हैज़ मूव्ड द फोकस इन केसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज फ्रॉम पेनलाइजिंग क्रिमिनल एक्शंस टू एड्रेसिंग द हार्म मेटेड आउट टू द विक्टिम। तो इसमें बेसिकली जो फोकस है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है चाइल्ड मैरिजेस के केसेस में, कि क्रिमिनल एक्शन को पेनलाइज करने से जो फोकस है वो किस तरफ शिफ्ट हुआ है कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, उनको जो नुकसान हुआ है उसको एड्रेस करने की तरफ। अब देखेंगे वो आगे कैसे हुआ है। तो जजमेंट अंडरलाइंस दैट कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स टू एड्रेस चाइल्ड मैरिज शुड गो बियॉन्ड प्रिवेंशन एंड प्रोसिक्यूशन एंड मस्ट इंक्लूड substantial measures to help those already in child marriages reclaim their agency। ठीक है, तो जजमेंट जो है वो ये कहता है कि चाइल्ड मैरिज को एड्रेस करने के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स हैं वो प्रिवेंशन और प्रोसिक्यूशन तो है ही है, कि मतलब एक तो चाइल्ड मैरिजेस को रोकना और अगर हो रहे हैं तो फिर प्रोसिक्यूशन करना, लेकिन उसमें ऐसे कदम भी होने चाहिए कि जो ऑलरेडी चाइल्ड मैरिजेस में हैं वो अपनी एजेंसी को रिक्लेम कर सकें। एजेंसी को रिक्लेम करने का मतलब है कि अपनी अथॉरिटी को रिक्लेम कर सकें, वो आगे मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अनुसार जो परसेंटेज ऑफ विमेन है एज्ड 20 to 24 जिनकी शादी 18 साल से पहले हो गई थी, इस संख्या में अब गिरावट आई है। 2005 में जहां ये संख्या 47% के आसपास हुआ करती थी, नाउ दिस हैज़ डिक्रीज टू 26.8%, और 2021 में ये और कम होकर 23% के आसपास हो गई है। और नॉनदलेस जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ऑफ एलिमिनेटिंग चाइल्ड मैरिज एंटायरली बाय 2030 अपीयर्स एम्बिशियस, लेकिन अभी भी ये जो टारगेट है चाइल्ड मैरिज को पूरी तरीके से ख़त्म करने का 2030 तक, जो यूनाइटेड नेशन का एसडीजी है वो अभी भी थोड़ा सा एम्बिशियस लगता है कि अभी भी वो पूरा होगा इतनी जल्दी लगता नहीं है। अब जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स है उसका फोकस किस चीज़ पर रहा है, ठीक है, या तो प्रिवेंशन की बात करता है वो चाइल्ड मैरिज की, या फिर प्रोसिक्यूशन, जैसे कि अभी आपको केस याद होगा थोड़े टाइम पहले, आई थिंक लास्ट ईयर हुआ था, कि असम में कई सारे लोगों को, कई सारे पुरुषों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना, हुज वाइफ्स वर माइनर्स व्हेन दे वर मैरिड, कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी अगर पत्नियां जो है वो माइनर्स थी, 18 साल से कम उम्र की थी, तो ऐसे सारे पुरुषों को जो है वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस तरीके के प्रोसिक्यूशंस किए जा रहे हैं, बट इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है। अब चाइल्ड मैरिज को लेकर अगर हम लॉ की बात करें तो एक लॉ है चाइल्ड मैरिज को लेकर, दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसके अकॉर्डिंग चाइल्ड मैरिज होती क्या है? चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह वो है जिसमें या तो हस्बैंड की एज जो है वो 21 साल से कम है, और या फिर वाइफ की एज जो है वो 18 साल से कम है। इस तरीके की मैरिज जो है वो वॉइडेबल है, यानी कि वॉइड हो जाती है। दैट इज द पार्टी दैट वाज अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज हैज़ द ऑप्शन टू अनल इट, वो उसको अनल करवा सकते हैं अनटिल सच अनलमेंट अकर्स द मैरिज इज़ वैलिड एंड सबसिस्ट, और जब तक हालांकि वो मैरिज अनल नहीं होती है तो वो मैरिज वैलिड है और वो जारी रहती है। कर्नाटक और हरियाणा में स्टेट स्पेसिफिक अमेंडमेंट जो है वो किए गए हैं, मेड ऑल चाइल्ड मैरिजेज वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, तो वहाँ पर शुरुआत से ही सारी की सारी चाइल्ड मैरिजेज जो हैं उनको वॉइड बना दिया गया है। इस तरीके के उन्होंने लॉज अपने पास किए हुए हैं। इसके बाद आगे देखिए, इज अनलमेंट द सेम एज डिवोर्स? एनलमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिवोर्स। ठीक है, अब देखो, जब कोई शादी अनल होती है, द मैरिज व्हेन द मैरिज इज अनल्ड,
इट इज़ एज दो इट हैड नेवर अकर्ड। तो उसका मतलब ये होता है या ये माना जाता है कि वो शादी कभी हुई नहीं है, और जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं वो उनको अनमैरिड माना जाता है। वहीं अगर हम डिवोर्स की बात करें तो डिवोर्स में क्या होता है, डिवोर्स ये एक्नॉलेज करता है कि मैरिज जो है वो डिसॉल्व होने से पहले इतने पीरियड तक के लिए एग्जिस्ट करती थी, और जो दोनों के दोनों पार्टीज़ हैं, मतलब लड़का लड़की जिनका जो पहले कभी पति पत्नी हुआ करते थे, उनका डिवोर्स होने के बाद जो उनका लीगल स्टेटस है वो डिवोर्सी का कहलाता है। ठीक है, वो अनमैरिड नहीं कहलाते, डिवोर्स होने के बाद वो डिवोर्सी कहलाते हैं। अब डिवोर्स जो है वो रिक्वायर करता है एक और चीज़, स्पेसिफिक ग्राउंड्स प्रूफ करना, जैसे कि क्रूएल्टी या अडल्ट्री। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनल लॉ एप्लीकेबल। एनलमेंट अंडर द पीसीएमए, उसके लिए इंडिविजुअल को सिर्फ ये इस्टेब्लिश करना होता है कि चाइल्ड मैरिज हुई थी एंड दैट दे वर विद इन द लीगल एज लिमिट टू अप्लाई फॉर नलिफिकेशन। बस, उसके लिए आपको इस तरीके की कोई क्रूएल्टी एडल्ट्री ये प्रूफ नहीं करनी होती फॉर अनलमेंट। पीसीएमए ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अदर सिविल रेमेडीज सच एज मेंटेनेंस, रेसिडेंस ऑर्डर्स एंड रिटर्न्स ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज एट द वेडिंग। तो इस तरीके के प्रोविजन जो है वो भी सिविल रेमेडीज और भी दी गई हैं। अब why are there concerns about using criminal action to tackle child marriage? तो चाइल्ड मैरिज को लेकर जो क्रिमिनल एक्शंस लिए जा रहे हैं उसको लेकर कंसर्न्स क्यों है? ऑल्दो चाइल्ड मैरिज जो है वो इटसेल्फ सबसिस्ट करती है जब तक एनल नहीं होती है, तो कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं विच इज़ रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज, उनको क्रिमिनलाइज किया जाता है। जैसे कि देखो, पीसीएमए के अंतर्गत परफॉर्मिंग और प्रमोशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड अ मेल एडल्ट मैरिंग अ माइनर आर क्रिमिनल ऑफेंसेस। ठीक है, कि चाइल्ड मैरिज परफॉर्म करना या चाइल्ड मैरिज का प्रमोशन करना, और अगर कोई मेल एडल्ट है, मतलब एडल्ट मतलब उसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है, और अगर वो किसी माइनर के साथ शादी करता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है। सेक्सुअल एक्टिविटी अगर माइनर के साथ की जाती है इंक्लूडिंग विद इन अ चाइल्ड मैरिज, ये बेसिकली पोक्सो के अंतर्गत ऑफेंस है। ठीक है, और बीएनएस के अंतर्गत भी ऑफेंस है। तो अगर हम इन तीनों लॉज को, जो क्रिमिनल प्रोविजंस है पीसीएमए के, बीएनएस के और पॉक्सो के, इनको साथ अप्लाई करते हैं तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं क्रिमिनल एक्शन की अगेंस्ट द गर्ल्स एंटायर फैमिली। ठीक है, कि गर्ल्स की जो पूरा का पूरा परिवार है उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन की पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं, उसके पेरेंट्स, उसके हस्बैंड, उसके इन लॉज को लेकर। तो विच कुड लीव हर इन अ वल्नरेबल पोजिशन विदाउट प्रिपरेशन और सपोर्ट टू सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। तो उसकी स्थिति ऐसी हो सकती है कि वो एक वल्नरेबल पोजीशन में आ सकती है कि वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, विदाउट प्रिपरेशन और सपोर्ट टू सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। ठीक है, बिना प्रिपरेशन के या बिना सपोर्ट के कि वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती। इट में ऑल्सो क्रिएट बैरियर्स इन एक्सेसिंग सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। ठीक है, उसमें सेक्शुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर को एक्सेस करने में भी कुछ बैरियर्स आ सकते हैं, एज सीकिंग सच सर्विसेज कुड इनएडवर्टेंटली ट्रिगर क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट हर फैमिली। क्योंकि अगर वो इस तरह की कुछ सर्विसेज लेते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज, तो इससे हो सकता है कि उसके परिवार के खिलाफ फिर से कुछ क्रिमिनल एक्शन ले लिया जाए। अब 73 जजमेंट्स की जो स्टडी की गई है 2008 से लेकर 2017 के द्वारा बाय अ दिल्ली बेस्ड लीगल रिसोर्स ग्रुप पार्टनर्स फॉर लॉ एंड डेवलपमेंट, उन्होंने ये पाया कि पीसीएमए के अंतर्गत जो क्रिमिनल प्रोविजंस हैं इनका इस्तेमाल लगभग दुगनी बार हुआ है, एज ऑफन इन केसेस ऑफ सेल्फ इनिशिएटेड मैरिजेस देन अरेंज मैरिजेस। ठीक है, सेल्फ इनिशिएटेड मैरिजेस का मतलब है जो खुद से की जाती हैं। 2024 की एक स्टडी है बाय बेंगलुरु बेस्ड एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट और सिविक डेटा लैब बेस्ड ऑन 174 पीसीएमए जजमेंट्स फ्रॉम आसाम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इसमें यह दिखाया गया है कि 49.4% ऑफ दीज मैरिजेस वर सेल्फ इनिशिएटेड। अब ये ट्रेंड सजेस्ट करता है कि क्रिमिनल एक्शन कैन ओवरलुक कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन द इशू एंड कॉज अनइंटेंडेड हार्म टू एडोलेसेंट सीकिंग ऑटोनॉमी, कि जो भी एडोलेसेंट ऑटोनॉमी चाहते हैं उनको अनइंटेंडेड हार्म ये प्रोवाइड कर रहा है। कई सारे केसेस में अंडर एज इंडिविजुअल्स जो हैं दे चूज टू मैरी टू एस्केप डिफिकल्ट सिचुएशन सच एज नेग्लेक्ट, एब्यूज और द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ फोर्स्ड मैरिज। ठीक है, कई सारे केसेस में जो अंडर एज इंडिविजुअल्स हैं वो शादी करना इसलिए चूज़ करते हैं कि वो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, जैसे कि नेग्लेक्ट की, अब्यूज़ की या फिर फोर्स्ड मैरिज के प्रोस्पेक्ट की, वो उसको
एस्केप कर सकें। इस तरीके की चाइल्ड मैरिजेस जो हैं उसमें यंग पीपल इन्वॉल्व होते हैं, असर्टिंग देयर एजेंसी इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड यूजिंग एलोपमेंट एज अ वे टू लेजिटिमाइज देयर रिलेशनशिप्स। एलोपमेंट का मतलब होता है भाग जाना, तो वह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाग जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने रिलेशन को लीगलाइज कर सकें, क्योंकि अदरवाइज अगर वो रुकेंगे तो उनके खिलाफ फिर क्रिमिनल एक्शंस होंगे। अब वाई इज़ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सिग्निफिकेंट? अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि एग्जिटिंग अ चाइल्ड मैरिज कैन अट्रैक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस। अब ये भी है कि अगर आप कोई चाइल्ड मैरिज से अगर बाहर निकलता है तो उसके ऊपर इकोनॉमिक और सोशल सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डायरेक्ट करता है द इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पेशल स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर वीमेन हु लीव चाइल्ड मैरिजेस। कि जो महिलाएं चाइल्ड मैरिज से बाहर आती हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की स्कीम की बात की गई है, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई है, उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की गई है ना, रिहेबिलिटेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप सपोर्ट, ये इंश्योर करने के लिए कि उनका री इंटीग्रेशन हो रहा है, एंड अ कॉल टू कंसिडर कंपनसेशन फॉर दोज वुमेन अंडर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स। ठीक है, तो उनको कुछ कंपनसेशन देने की बात भी की जा रही है। सम वुमेन मे नॉट वांट टू एग्जिट द मैरिज बट मे नीड हेल्प टू क्लेम एजेंसी विद इन द मैरिज। अब हो सकता है कि कुछ महिलाएं जो है उस तरीके की मैरिज से बाहर नहीं निकलना चाह रही हों, बट वो चाहती हैं कि शादीशुदा होने के साथ साथ वो अपनी जो एजेंसी है उसको क्लेम कर सकें। मतलब दे रिक्वायर टूल्स टू स्ट्रेंथन देयर एबिलिटी टू एडवोकेट फॉर देमसेल्व्स इन डिसीजंस इन्वॉल्विंग प्रोडक्टिव राइट्स, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। तो उनको चाहिए कि उनके पास कुछ इस तरीके के टूल्स हों कि वो अपनी जो एबिलिटी है, कि मतलब वो अगर वो चाहती हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर उनका जो फैसला है वो उसको लेकर जब चाहें जिस तरीके के फैसले चाहें वो खुद ले सकें, चाहे वो फैसला एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, वो खुद से फैसला ले सके, तो उनके पास इस तरीके के टूल्स होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो एम्फोसाइज करता है ऑन सेक्स एजुकेशन फॉर एडोलेसेंट्स कैन एम्पावर दोज इन सच मैरिजेस विद द स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन टू इफेक्टिवली नेविगेट देयर रिलेशनशिप्स। तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में भी बात करता है। अब जब इसको इम्प्लीमेंटेड when implemented with an understanding of the evolving nature of child marriage, especially trends involving young people eloping, so these measures offer a more holistic and agency affirming approach to eliminating child marriage rather than over reliance on criminal prosecution। तो जब इसको इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए कि चाइल्ड मैरिज का जो नेचर है वो जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, और ख़ासकर जो लोगों के भागने का है ना, छोड़ छोड़ के घर छोड़ छोड़ के भागने का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके के जो मेजर्स हैं, जो इस तरीके के कदम हैं, वो एक होलिस्टिक और एजेंसी अफर्मिंग अप्रोच प्रोवाइड करते हैं टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट करने के लिए, रादर देन एन ओवर रिलायंस ऑन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के ऊपर ज़्यादा निर्भरता होने के बजाय, तो वो ज़्यादा बेटर भी नहीं है क्योंकि उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट इस तरीके की अप्रोच अगर अपनाई जाती है तो चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट करने में या चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने में कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सोशल इशू है चाइल्ड मैरिज का, तो इसको आप जीएस पेपर 1 में ले सकते हैं जहाँ पर आप सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए हम अपने सेशन को इतना ही रखते हैं। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप लोग प्रीलिम्स 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सीसेट, ये एक टेस्ट सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपके 849 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज़ है, 91 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो इसमें आप ज़रूर एनरोल कर लें। और अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की चाहते हैं तो 699 में अवेलेबल है, इसमें एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ अगर जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज तो दैट इज़ अवेलेबल इन 449, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं आप। अगर सिर्फ करंट अफेयर्स की चाहिए तो 299 में मिल जाएगी, जिसमें 16 महीने के करंट अफेयर्स आपको टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। और अगर सिर्फ सी सेट आप चाहते हैं तो वो आपको 249 में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में अगर एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को ऐप के थ्रू डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप लोगों को ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश
ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी और डेफिनेटली आप लोगों का भी फ़ायदा होगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग वो भी हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाने से पहले आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए। और कल तो न्यूज़पेपर आएगा नहीं, तो डेफिनेटली अब हम लोग मिलेंगे ऑन 2 नवंबर। ठीक है, चलिए, तो तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से त्यौहार मनाइए। वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।